जी साहिर साहब, एहसन इकबाल साहब ने आज एक स्टेटमेंट दी और चूंकि आप साबिक गवर्नर रह चुके हैं, आप इसके ऊपर बताइए। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है चूंकि गिलगित बल्तिस्तान का अहम तरीन इलेक्शन सामने आ रहा है और वहाँ पे धांधली का खदशा है, जिसके नतीजे में यहाँ पे पकड़ धकड़ हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे आज इस प्रोग्राम में बुलाया और आप कम ही नजर आते हैं, तो आपका भी बड़ा शुक्रिया कि आप आ गए। यूँ समझें कि आपने मुझे बुलाया तो मैं आपके प्रोग्राम में हाजिर हो गया। देखें, बात यह है कि कोई एक बात हो तो मैं वहाँ से शुरू करूँ। ये चीज़ें जब तक ये गवर्नमेंट जो है, सिलेक्टेड गवर्नमेंट जो आपके सामने है, और इन जो लोग इनको लेकर आए हुए हैं और अब तक जो कुछ इन्होंने डिलीवर किया है 2 साल के अंदर, सारी कौम के सामने है। इनको भी पता है, जो इनको लाने वाले हैं उनको भी पता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ ने, कोई उसका एक गुनाह तो नहीं है, उसने आर्टिकल 6 भी मुशर्रफ पे लगाने की कोशिश की और उस मुशर्रफ को, जिसको सजाए मौत दी जज ने, और वो तो 2 हफ्ते नहीं निकाला तो अदालत भी खत्म होगी, सजा भी खत्म होगी, सजा भी खत्म होगी। मेरी बात सुने, मैं वही करने लगा हूँ। कोई एक बात हो तो मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि मैं शुरू करूं। दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ का यही बहुत बड़ा गुनाह है कि वो नवाज शरीफ का भाई है, क्योंकि नवाज शरीफ से अलहदा करने के लिए 7 मरतबा उसे वजीर आज़म बनाने की कोशिश की गई, जिसको मैं भी जानता हूँ। अच्छा जी, 7 मरतबा शहबाज शरीफ साहब को वजीर आज़म की ऑफर दी गई, मुशर्रफ से शुरू हुए। कौन सा ऐसा जो है जिसमें हाल ही में कब पेशरफ, हाल ही में भी अभी शहबाज साहब ने खुद बताया था कि जब इनको बुलाया गया और जिस तरीके से इनके साथ डील किया गया, चूंकि ये फोरम नहीं है ऐसा भी, मैं इस पे बात नहीं करता, फिर किसी वक्त करूंगा। लेकिन मैं तो ये समझता हूं कि ये एपीसी से मैं शुरू करूं कि एपीसी जो है नहीं, आप इससे शुरू करें कि मरियम नवाज साहिबा ये कहती हैं कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर दबाव डाला जा रहा था कि वो अपने भाई से अलग हो जाएं, जिसके नतीजे में आज शहबाज शरीफ साहब को वो खमियाजा भुगतना पड़ा चूंकि उन्होंने इनकार कर दिया। मैं मरियम नवाज साहिबा की इस बात को 100% एंडोर्स करता हूँ, क्योंकि मरियम नवाज एक ऐसी हमारे पास शख्सियत हैं जो मैं समझता हूँ कि पब्लिक भी उनको पसंद करती है और मुस्तकबिल में भी मुस्लिम लीग नून की वो हमारी बहुत बड़ी लीडर है। तो ये प्रेशर किसके ऊपर से पड़ रहा है? और ये प्रेशर जो लोग प्रेशर डालते हैं उनका आपको भी पता है, जो लोग प्रेशर डालते हैं सबको पता है। चलें, कोई बात नहीं। अभी आपने मुझसे गिलगित बल्तिस्तान का पूछा है, आसिन इकबाल के आपने रेफरेंस दिया। देखिए, गुजारिश ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं। अब गिलगित बल्तिस्तान में जब आप इलेक्शन करा रहे हैं, इससे पहले गिलगित बल्तिस्तान की ये जो शक्ल बनी आपको नज़र आई है कि वहाँ पे असेंबली बनी है, वहाँ पे एक पार्लियामेंट है, वहाँ पे गवर्नर है, वहाँ पे वजीर आला है। जी। ये क्रेडिट जो है 2009 में जब कमर जमान कायरा साहब वहाँ पे मिनिस्टर थे, तो ये उन्होंने एम्पावरमेंट ऑर्डर जो था वो उन्होंने उसमें उन चीज़ों के तहत ये पार्लियामेंट बनी, ठीक है, असेंबली बनी। ठीक। उसके बाद फिर इसका टेन्योर मुकर्रर हुआ। जो इसमें खामियां थी, आहिस्ता आहिस्ता आप भी जानते हैं हर चीज़ जो है वो मुकम्मल तो नहीं होती। उसके बाद मुस्लिम लीग नून आई जी। 5 साल जो है, 5 साल का वक्त उन्होंने गुजारा। उसके बाद हमारी गवर्नमेंट आई, 5 साल का वक्त हमने गुजारा। अब देखें, 25 जून को असेंबली डिसॉल्व हो गई, 5 साल पूरे हो गए। फिर कोविड की वजह से और 25 से लेकर 3 महीने तक आपने वहां पे इलेक्शन कराने थे। अब मुझे बताएं, 15 नवंबर की बात कर रहे हैं, 15 नवंबर को वहां पे शदीद बर्फबारी है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये इलेक्शन के लिए अच्छा वक्त नहीं है, वहां पे सर्दी हो। ये इन्होंने ड्रामा स्टेज किया है, ये ड्रामा स्टेज है। 15 नवंबर को ये इलेक्शन नहीं कराएंगे, ये मैं आपको अच्छा, ये बात आपने बड़ी अहम की है। कमर जमान कायरा साहब, आप